दोस्तों। आज का इम्पोर्टेंट क्लास है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इट इज इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, हमने लास्ट क्लास में हम स्टडी किया था। रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है, रेस्पिरेशन में कौन सा मसल्स यूज होता है। मेन इम्पोर्टेंट रेस्पिरेशन के लिए दो तरीके से मसल्स हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंटली काम करते हैं। फर्स्ट वन इज डायफ्रामेटिक मसल्स एंड सेकेंड वन इज इंटरकॉस्टल मसल्स। डायफ्राम क्या होता है, थोरैसिक कैविटी के नीचे डोम शेप्ड होता है। इंटरकॉस्टल मसल्स, वो रिब्स का बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस में इंटरकॉस्टल मसल्स होता है। इंटरकॉस्टल मसल्स L1 फेस का होता है, डायफ्रामेटिक मसल्स एक होता है इधर। डायफ्रामेटिक मसल्स डोम शेप्ड का ऑर्गन है, इट इज अ डोम शेप्ड ऑर्गन है। इससे पहला मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब हमने श्वास लेना, श्वास छोड़ना, वो हम प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, अगर हमने रेस्पिरेशन का बात किया रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है। ओके, अंदर श्वास लेना है और श्वास वापस बाहर छोड़ना है, उसका हमने रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन विच द ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। ओके, ये रेस्पिरेशन मैकेनिज्म मतलब कैसे होता है, मैकेनिज्म किस तरह से होता है। ये तो सिंपल होता है, श्वास लेते हैं श्वास छोड़ते हैं, ये तो सिंपल है। पर ऐसा नहीं, ये मैकेनिज्म एक आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। रेस्पिरेशन के लिए दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन इज इंस्पायरेशन होता है सबसे पहला, इंस्पायरेशन। ओके, मींस इंस्पायरेशन मींस इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन द लंग्स। प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन द लंग्स, एयर इन द लंग्स। लंग्स में हमने एयर लेते हैं, उसको हमने इंस्पायरेशन बोलते हैं। वो एयर में ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए वो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन आइदर एयर इन द लंग्स। इंस्पायरेशन, तीन फेज इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में। एक एक्सपायरेशन, ओके, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मींस द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड और एयर फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड और एयर को हमने बाहर देते हैं उसको हमने एक्सपायरेशन बोलते हैं। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन के बाद एक और होता है पॉज। ओके, ये पॉज होता है, थोड़ा बहुत टाइम हम पॉज के लिए देते हैं, उसको हमने पॉज बोलते हैं। मीन्स थोड़ा रुकते हैं, एक श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, फिर थोड़ा टाइम रुकते हैं, उसको हमने पॉज बोलते हैं। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, पॉज, these are three stages or three phases involved in the respiratory mechanism। respiratory mechanism में तीन स्टेजेस होता है। ओके, इंस्पायरेशन के लिए हमने एक बार श्वास लेने के लिए टाइम लेता है 2 सेकेंड। ओके, एक बार श्वास लेने के लिए हमने लेता है, कितना टाइम लेता है, 2 सेकेंड। इंस्पायरेशन का टाइम 2 सेकेंड्स होता है, एक्सपायरेशन का टाइम 3 सेकेंड्स का होता है। ओके, 3 to 5 सेकेंड हो गया। एक सेकेंड जैसा हमने पॉज लेता है। टोटल 5 सेकेंड में एक हो गए, तो मीन्स 1 मिनट में कितना होता है, 12 होता है। 1 मिनट में हमने 12 बार रेस्पिरेशन लेते हैं, श्वास लेते छोड़ते हैं। मीन्स नॉर्मल द रेस्पिरेटरी रेट इन ह्यूमन बॉडी 12 to 14 ब्रेथ्स पर मिनट। 12 to 14 ब्रेथ्स पर मिनट। 1 मिनट में 12 से 14 ब्रीदिंग हम लेते हैं। मीन्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देता है। तीन फेजेस में होता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, पॉज। इंस्पायरेशन टाइम इज 2 सेकेंड, एक्सपायरेशन टाइम इज 3 सेकेंड एंड पॉज इज 1 सेकेंड। टोटल 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में एक ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाएगा। 5 सेकेंड में एक ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाता है, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड मतलब 60 डिवाइडेड बाय 5, 12। 12 ब्रीदिंग होता है 1 मिनट में। नॉर्मल ब्रीदिंग 12 से 14 ब्रीथ्स होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द हाउ द मैकेनिज्म अकर्स। मैकेनिज्म कैसे होता है, किस तरीके से वो इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन कैसे होता है, इंस्पायरेशन कैसे होता है, सबसे पहला हमारा बॉडी में हमारा सब बॉडी ऑर्गन्स को मेंटेन करता है ब्रेन। ब्रेन इज द organ, okay, all the centers are located in the brain. Brain में सब centers located होते हैं. For example,
हार्ट भी ब्रेन का कंट्रोल में होता है। तो ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा पार्ट होता है, ब्रेन में एक सेंटर होता है, ब्रेन सेंटर। सो उसमें से एक नर्व होता है सिंपैथेटिक नर्व, एक दूसरा नर्व होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब हार्ट को पंप करने के लिए बोलते हैं। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व हार्ट पंप को थोड़ा रुकवा देते हैं, मतलब कम करते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते क्या होते हैं 72 बीट्स करते रहते हैं, मतलब 1 मिनट में हार्ट 400-500 करते नहीं है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए बोला तो दूसरा उसको रुकने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रेन से मैसेज आता है, हमारा बॉडी में सब ऑर्गन्स को ब्रेन से मैसेज आता है। जैसे हमको भूख लगा, सो भूख लगा तो ब्रेन से मैसेज जाता है, सो पेट खाली है इसलिए खाना खाना है। सो इस तरीके से सो रेस्पिरेटरी सेंटर भी ब्रेन में होता है, दैट इज द मेडुला ऑब्लांगेटा। क्योंकि ब्रेन में एक सेंटर होता है दैट इज मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला भी बोलते हैं कि मेडुला इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज द सेंटर ऑफ द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी का सेंटर है। सो हमने लास्ट क्लास में मैं बोला था, सो मेडुला से इंटरकॉस्टल मसल्स को इंटरकॉस्टल नर्व सप्लाई होता है एंड डायफ्राग्मेटिक को फ्रेनिक नर्व, डायफ्राग्मेटिक को फ्रेनिक नर्व सप्लाई होता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट नर्व, दिस इंटरकॉस्टल नर्व सप्लाई टू द इंटरकॉस्टल मसल्स, फ्रेनिक नर्व सप्लाई टू द डायफ्राम। सो इधर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन फॉर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मैकेनिज्म होने के लिए हमारा बॉडी में 2 इंपॉर्टेंट मसल्स वेरी यूजफुल है। वन इज डायफ्रागमेटिक मसल्स, डायफ्रागम, सो दूसरा सेकेंड वन इज इंटरकॉस्टल मसल्स। सो सबसे पहला डायफ्राम देखेगा, डायफ्राम क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा, ओके, दिस इज द लंग्स, हियर इज द डायफ्राम, हियर इज द डायफ्राम, ठीक है। सो ये लंग्स है, ये डायफ्राम है। सो जब रेस्पिरेटरी सेंटर, जब हमारा बॉडी का अंदर अभी मैं श्वास लिया वापस छोड़ दिया, सो छोड़ने के बाद मैं वापस श्वास लेता हूँ, क्यों लेता हूँ, क्योंकि जब हमारा बॉडी का अंदर ऑक्सीजन लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जब बॉडी का अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, सो जब ब्रेन क्या करता है, डायफ्रागमेटिक मसल्स को एक मैसेज सेंड करता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड इज डिक्रीजेस, जैसे हम श्वास क्यों लेते हैं, जब ऑक्सीजन चाहिए होता है तब लेता है। ऑक्सीजन किसको चाहिए, बॉडी ऑर्गन्स को चाहिए, बॉडी सेल्स को चाहिए। जब बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन कम हो गया तब ब्रेन से ओके डायफ्रागमेटिक मसल्स को एक मैसेज आता है, ओके डायफ्रागमेटिक मसल्स को मैसेज सेंड करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, ओके। जैसा ये डायफ्राम कैसे, दिस इज अ डोम शेप्ड ऑर्गन, डायफ्राम इज ए डोम शेप्ड ऑर्गन है, क्योंकि ये इस तरीके से होता है ब्रिज जैसा। जब होता है ये रिलैक्स टाइम, रिलैक्स, जब रिलैक्स होता है ये डोम शेप्ड ऑर्गन है, ओके। जब मेडुला ऑब्लांगेटा से मैसेज आएगा डायफ्राम को आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तब डायफ्राम कैसे होता है, ऐसे स्ट्रेट हो जाता है, ओके। व्हेन द डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्ट, ओके, देन डायफ्राम बिकम्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जैसा होता है। जब ऐसा हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ये इस डोम शेप से स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब इधर लंग्स का साइज क्या हो गया, सो लंग्स का साइज बढ़ गया, लंग्स का साइज बढ़ गया, इधर इतना बड़ा हो गया, लंग्स का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, समझ में, ओके। जब कॉन्ट्रैक्शन, जब रिलैक्सेशन होता है, डायफ्राम जब रिलैक्सेशन होता है, जब 8th थोरैसिक वर्टिब्रा में होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है 9th थोरैसिक वर्टिब्रा तक आता है, मतलब एक थोरैसिक वर्टिब्रा नीचे आता है। जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया नीचे आता है, रिलैक्सेशन हो गया ऊपर जाता है। सो इसको ऊपर ही डायफ्राम के ऊपर ही लंग्स होता है। जब डायफ्राम को मेडुला ऑब्लांगेटा नर्व, डायफ्रागमेट को फ्रेनिक नर्व बोला आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ बोलो तो लंग्स में स्पेस क्या होगा, बढ़ गया, ओके। दिस इज द स्पेस इन द लंग्स इज इंक्रीज बाय, ऊपर से नीचे से एंटीरियो पोस्टीरियर लंग्स का स्पेस क्या होगा, बढ़ गया, मतलब लंग्स का साइज बढ़ गया। सो लंग्स का साइज बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तब लंग्स का साइज एंटीरियो पोस्टीरियर साइज बढ़ जाता है। पहला लंग्स का साइज इतना ही था, दिस इज लंग्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तब लंग्स का साइज इतना बड़ा हो गया, ओके। सो इतना बड़ा हो गया तो लंग्स में स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, ओके। सो इसमें एक थ्योरी, फिजिक्स का थ्योरी आता है, क्या आता है, सो जहां वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम जहां ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा जहां है वहां प्रेशर क्या होता है, कम होता है, प्रेशर
कम होता है। ओके, वॉल्यूम इज इनवर्सली ओके, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। ओके, दैट इज अ प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जहां वॉल्यूम ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर कम होता है। इसमें जब डायफ्रागम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया जहां, तब लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा, आगे ऊपर से नीचे से बढ़ गया। सो ये एक तरीके से लंग्स का साइज बढ़ गया। दूसरा तरीके से मेडुला ऑब्लांगेटा, ये इंटरकॉस्टल नर्व से इंटरकॉस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, इंटरकॉस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स कैसे आता है देख लो। अब इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये रिब्स है, रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है आगे आता है। ओके, रिब्स क्या कहाँ आता है, आगे आता है, पीछे का पीछे जाता है। ओके, सो डॉर्सल वेंट्रोडॉर्सल पोर्शन भी क्या होता है, वेंट्रोडॉर्सल मतलब आगे पीछे भी। ओके, आगे पीछे भी रिब्स का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। सो रिब्स का वॉल्यूम बढ़ गया तो लंग्स का इस तरीके से भी लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। पहला इस तरीके से बढ़ गया था, अगर ये दिस इज एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तब लंग्स का साइज एंटीरियर पोस्टीरियरली बढ़ जाता है। ओके, जब इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है सो तब वेंट्रोडॉर्सल स्पेस बढ़ जाता है। मींस चारों तरफ से लंग्स का साइज बढ़ गया। अभी लंग्स का साइज बहुत बड़ा हो गया, देख इधर से इधर तक, मतलब लंग्स साइज क्या होगा, बहुत बड़ा हो गया। स्पेस वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर क्यों कम होता है, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। कौन सा जगह में वॉल्यूम ज्यादा होता है वो जगह पे प्रेशर कम आता है। सो अभी इंटरकॉस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, डायफ्रागम भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इसके वजह से लंग्स का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। सो एंटीरियर पोस्टीरियरली बढ़ गया, वेंट्रोडॉर्सल भी बढ़ गया, आगे पीछे भी बढ़ गया। सो द वॉल्यूम इन द लंग्स इज इंक्रीजेस बट प्रेशर इन द लंग्स इज डिक्रीजेस बाय द प्रेशर ग्रेडियंट मेथड। ओके, सो इसके बाद में हमने एयर का एक नेचर देखा। तो हवा कैसे होता है, हवा का एक नेचर क्या होता है, हवा जहां ज्यादा हवा होता है वो जगह से जहां हवा कम होता है वो जगह पे हवा मूव होता है। सो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अगर एटमॉस्फेरिक एयर में हवा ज्यादा है, लंग्स में प्रेशर क्या है, कम है। सो एटमॉस्फेयर में हवा ज्यादा है, लंग्स में कम है। क्यों कम है, वॉल्यूम बढ़ गया लंग्स में, इसलिए प्रेशर कम है। सो बाहर एनवायरनमेंट में प्रेशर क्या है, ज्यादा है। सो इसलिए आराम से नोज थ्रू क्या होता है, नोज थ्रू आराम से ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, अंदर आया तो अंदर इधर अलविलाई में गैस एक्सचेंज होता है। अलविलाई में क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। ओके, सो वो गैस एक्सचेंज होता है, इस प्रोसेस को हमने इंस्पायरेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। जब अभी अंदर ओके हवा अंदर आ गया, दिस इज कॉल्ड एज इंस्पायरेशन। ओके, इंस्पायरेशन मतलब क्या बोला हमने, इंस्पायरेशन मींस द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू द लंग्स। ओके, लंग्स में एयर लेने का वो प्रोसेस को हमने इंस्पायरेशन बोला। इंस्पायरेशन कैसे हो गया, ओके, इंस्पायरेशन कैसे हो गया, सबसे पहले इंस्पायरेशन कब होता है, हम श्वास क्यों लेते हैं, जब हमको ऑक्सीजन का जरूरत होता है तब श्वास लेते हैं। जब ऑक्सीजन का जरूरत होता है मेडुला ऑब्लांगेटा से एक फ्रेनिक नर्व, एक इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्रागम को चला जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, जब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है स्ट्रेट लाइन आता है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आए तो लंग्स का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, ऊपर से नीचे तक लंग्स का साइज बढ़ जाता है इस तरीके से। ओके, सो anterior posterior size of the lungs is increases when the diaphragm is contracted. Okay, next at the same time simultaneously दोनों एक ही टाइम पे contraction होता है intercostal at the same time medulla oblongata send message to the intercostal muscles, then the intercostal muscles is also contracted, then the ventrodorsal part of the thoracic cavity is also increases. Okay, ventrodorsal आगे पीछे का पार्ट, ये thoracic cavity का पार्ट भी इंक्रीज हो गया। सो इंक्रीज हो गए तो क्या होगा, अंदर लंग्स का साइज बढ़ गए, चारों तरफ से लंग्स का साइज बढ़ गए। सो लंग्स का साइज बढ़ गए तो मींस द एयर हैज ए नेचर दैट मूव फ्रॉम हायर प्रेशर लेवल टू द लोअर प्रेशर लेवल, दैट्स व्हाई द ऑटोमेटिकली एयर इज एंटर इनटू द लंग्स थ्रू नोज एंड नेसल कैविटी। ओके, फेरिंक्स लेयरिंग ट्रेकिया। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंस्पायरेशन। ओके, ये प्रोसेस को हमने इंस्पायरेशन बोलते हैं। ओके, ये पूरा प्रोसेस होने के लिए 2 सेकंड टाइम लेता है और इंस्पायरेशन लेने के लिए हमारा बॉडी थोड़ा बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, उसको हमने एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। इंस्पायरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन के लिए हमने थोड़ा हमारे एनर्जी यूज करना पड़ता है, थोड़ा ताकत चाहिए।
सांस लेने के लिए हम थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है. सो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्टिव प्रोसेस. उसको हमने क्या बोलते हैं? एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं. ओके, दिस इज इंस्पायरेशन. ये इंस्पायरेशन हो गया. ओके, सो नेक्स्ट एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन किस तरह से होता है? अभी इंस्पायरेशन हो गया. इंस्पायरेशन के बाद हवा आ गया, ऑक्सीजन आ गया, इधर गैस एक्सचेंज हो गया उस टाइम. सो हवा मिल ऑक्सीजन मिल गया, मतलब तब ब्रेन क्या बोलेगा? ऑक्सीजन तो मिल गए. फिर क्या बोलते हैं? सो ऑक्सीजन मिल गया, अभी वापस रिलैक्स हो जाओ. डायफ्रागमेटिक मसल्स को, इंटरकॉस्टल मसल्स को क्या बोलते हैं? आप लोग रिलैक्स हो जाओ. ओके, सो रिलैक्स हो गए तो वापस डायफ्राम क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन से वापस डोम शेप आएगा. डोम शेप आए तो ओके, लंग्स का साइज क्या होगा? फिर से कम होगा. ओके, वॉल्यूम कम होगा. ठीक है, ये इस तरीके से होगा तो लंग्स का साइज कम होने चालू होता है. ओके, लंग्स का साइज स्ट्रेट लाइन से इस तरह से हो गया. सो लंग्स का साइज कम हो गया. सो लंग्स का साइज कम होता है. एट द सेम टाइम इंटरकॉस्टल मसल्स इज आल्सो रिलैक्स्ड. इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स होता है. इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो गए तो ये वापस नॉर्मल स्टेज में चले जाते हैं. मतलब आगे से पीछे चला जाता है, पीछे का वापस उसको नॉर्मल स्टेज में आता है. सो लंग्स का चारों तरफ से लंग्स का साइज कम हो जाता है. कम होने से सो द वॉल्यूम इन द लंग्स इज डिक्रीजेस एंड प्रेशर इन द लंग्स इज इंक्रीजेस. ओके, वॉल्यूम कम हो गया, लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया, बट प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो गया. सो प्रेशर ज्यादा हो गया मतलब लंग्स में जो प्रेशर है वो एनवायरमेंटल प्रेशर से ज्यादा है. सो एनवायरमेंटल प्रेशर से ज्यादा है तो लंग्स से क्या आता है? सो वापस एयर बाहर आता है. सो लंग्स से वापस एयर बाहर आ गए तो उसको हमने क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन बोलते हैं. लंग्स से जो एयर बाहर आते हैं, एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन मीन्स व्हाट? इट इज अ प्रोसेस इन विच द एयर और कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल आउट फ्रॉम द लंग्स. दैट इज द एक्सपायरेशन. ओके, सो इंस्पायरेशन हम सिर्फ एयर लेने के अंदर है. लंग्स अपना आप गैस एक्सचेंज कर देते हैं 2 सेकंड में, अपना उसका काम कर देता है. फिर बाद में वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आते हैं, उसको हमने एक्सपायरेशन बोलते हैं. एक्सपायरेशन के लिए टाइम कितना लेता है? 3 सेकंड का टाइम लेता है. सो दिस इज द एक्सपायरेशन. सो इस तरीके से श्वास अंदर चला जाता है और श्वास अंदर से बाहर आता है. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, इसके बाद में क्या होता है? पॉज. अभी फिर से क्या करना है? सो वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गए. सो बाहर आने के बाद फिर क्या होता है? थोड़ा 1 सेकंड के बाद फिर से वापस ऑक्सीजन चाहिए होता है बॉडी सेल्स को. फिर से मेडुला ऑब्लांगेटा दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कंटिन्यूअस प्रोसेस होते रहता है. इसलिए हवा आता है जाता है, हवा आता है जाता है. सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, फेज. हमने एक बार श्वास लिया इंस्पायरेशन, एक बार श्वास छोड़ दिया, थोड़ा टाइम रुक देता है. सो दैट इज अ पॉज. सो वापस क्या करते हैं? फर्स्ट इंस्पायरेशन, बाद में एक्सपायरेशन, बाद में पॉज, फिर से वापस इंस्पायरेशन. ओके, पॉज के बाद वापस इंस्पायरेशन. ये टाइम ये 1 सेकंड हमने रुकवाते हैं. सो दिस इज these 3 phases are involved in the mechanism of respiration. Okay, respiratory mechanism में ये तीनों फेज इन्वॉल्व होता है. दिस इज कॉल्ड एज mechanism of respiration. mechanism of respiration हमने इसको बोलते हैं. ओके, ध्यान से सुनिए. mechanism of respiration में क्या होता है? mechanism of respiration, okay, respiration mechanism occurs in our body by the 3 phases: inspiration, expiration, pause. Okay, so there are 2 very important muscles are involved in the mechanism of respiration. These are intercostal muscles and diaphragmatic muscles. Intercostal muscles and diaphragmatic muscles. Okay, when the diaphragm is a dome shaped organ, okay, it is between the thoracic cavity and abdominal cavity के बीच में होता है. Okay, when the oxygen level in the blood is decreases, then the brain stimulate the diaphragmatic muscles and intercostal muscles to stimulate. क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल्स इंटरकॉस्टल नर्व से स्टिमुलेट होता है, डायफ्रागमेटिक मसल्स फ्रेनिक नर्व से स्टिमुलेट होता है, फ्रेनिक नर्व से स्टिमुलेट होता है. ओके, व्हेन these 2 muscles are contract, okay, then the diaphragmatic muscles becomes contracted. This is becomes straight line. Then the volume of the lungs is increased by the anterior posteriorly. When the intercostal muscles are contracted, the volume of the lungs is increases dorsoventrally. So the चारों तरफ से lungs को volume बढ़ गया. Then the according to the pressure gradient means where the volume is increases, there is a decrease of the pressure. So that's why the air has a property that moves from higher pressure level to lower pressure level. So inside the lungs there is a low pressure. That's why
air is automatically enter into the lungs. That process is called as inspiration. So for inspiration, okay, some amount of energy is used by the human being. That process is called as active process. Okay. Okay, later on that after getting oxygen to the body cells, so then again brain sends message to the intercostal muscles and diaphragmatic muscles to relax. Okay, when the intercostal muscles is relaxed, it again become dome shaped. So that's why the size of the lungs is decreases, means volume of the lungs is decreases, and intercostal muscles are also relaxed. Then the volume of the lungs is again decreases by the four directions. That's why the volume of the lungs is decreases, but pressure in the lungs is increases. So the air from the lungs is expelled out from the external environment. That process is called as expiration. Okay, after expiration and before the next cycle of inspiration, there is a little bit stop or little bit pause. That phase is called as pause. So this whole process is called as mechanism of respiration. So this is a very important mechanism. So that's why you should read again and again. So it is very important for the examination purpose. So we will stop this video today. We will move tomorrow. Thank you very much.